सुप्रभात। स्वागत है पुनः एक बार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग पुनः शुरू कर लेते हैं आज एक नया टॉपिक क्लास 12th भौतिक विज्ञान, जिसका नाम है गॉस थ्योरी, यानी गाउस का प्रमेय, या इसी को हम गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा प्राप्त होती रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है गॉस प्रमेय, यानी कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, या गॉस का प्रमेय क्या है। कहीं कहीं गॉस लिखा होता है और कहीं पर गॉस लिखता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो गॉस का प्रमेय क्या है या गॉस का प्रमेय क्या है। तो गॉस के प्रमेय को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक डिफिनीशन देखेंगे, जिसका नाम है क्षेत्रफल सदिश, एरियाज वेक्टर या एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ से संबद्ध पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंबवत एकांक सदिश को ही हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। यानी यदि हम मान लें कि यह कोई एक पृष्ठ है और यदि यह पूरा पृष्ठ है और इस पूरे पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल हम मान लें कि a है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है, और अगर इस पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल से थोड़ा सा भाग अगर हम काट लें, अगर इतना हम भाग काट लिए हैं सपोज, अगर काटे तो इसको हम कहेंगे अल्पांश खंड। क्या कहेंगे इसको, अल्पांश खंड। तो अगर इस अल्पांश खंड का अगर यहाँ पर एक हम अगर तल खींच दें, इसका ऐसे ये तल हो गया, तो इस तल पर बाहर की ओर अभिलंबवत अगर परिमाण और दिशा में इसको व्यक्त किया जाए तो इसी को कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो इस पूरे का तो मान, पूरे का जो परिमाण है वह a है, क्षेत्रफल है, और इस अल्पांश खंड को अगर डेल्टा a मान लिए, डी a मान लिए, तो इसी को बाहर की तरफ दर्शाएंगे तो डेल a वेक्टर हो गया, और इसी को कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं इसको, क्षेत्रफल सदिश। और यह क्षेत्रफल सदिश परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि एकांक सदिश बराबर क्षेत्रफल सदिश बटे में उसका परिमाण। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये है क्षेत्रफल सदिश। अब हम लोग शुरू करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत फ्लक्स को आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यदि हम यहाँ पर इमेजिन कर लें कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र को हम नाम दे रहे हैं E, वैद्युत क्षेत्र E, और इसी में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ, सपोज हमने इस पृष्ठ को रख दिया, कोई भी, यह क्या है, एक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, a। तो अब इसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से, यानी कि इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, अगर उन्हीं को अगर हम काउंट कर लें तो उन्हीं की काउंटेबिलिटी जो होती है, उन्हीं का जो मेजरमेंट होता है, वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो देखिए अगर इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल a है तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि वैद्युत फ्लक्स को हम फाई
से दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, या इसी को कहीं कहीं पर फाई ई भी दर्शा देते हैं। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई बराबर ई और इंटू ए, ई इंटू ए, यही क्या हो गया, ई इंटू ए। अभी तो ये तो पूरे पृष्ठ से हमने निकाला। अगर मान लीजिए कि यही पृष्ठ अगर छोटा सा पृष्ठ हो, अगर यही पृष्ठ थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ये पूरा बड़ा पृष्ठ हो जाए और उस बड़े पृष्ठ से नहीं बल्कि उसके छोटे से भाग से अगर गुजारें हम लोग, या छोटे से भाग को निकालें, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ई इंटू डेल ए, ई इंटू डेल ए। और अगर इस पृष्ठ का, अगर हम इसी पृष्ठ पर अगर सपोज कर लें, यही अगर मान लेते हैं इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डेल ए, और 5 खंड काटेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल ए। तो इसका अगर बाहर के तरफ अगर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए वेक्टर। तो डेल ए और ई का गुणन ही कहलाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यानी कि फाई ई बराबर ई इंटू ए, चाहे ई इंटू डेल्टा ए, यह आपके समझने के ऊपर है, आपको मानने के ऊपर है। आपने इस अल्पांश खंड के लिए निकाला तो डेल ए हुआ, इसका तो परिमाण डेल ए हुआ, और इसका बाहर के तरफ अगर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, जैसे यहाँ पर बाहर के तरफ क्षेत्रफल सदिश खींच रहे थे, तो ये कितना बन रहा था, डेल ए, यानी कि वेक्टर क्षेत्रफल सदिश बन रहा था। तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हम लोगों ने फाई ई का मान ई इंटू डेल ए निकाला। अगर इसी पृष्ठ को सपोज अगर हम मान लें कि कोई एक ऐसा पृष्ठ हो, यानी कि इसी पृष्ठ को अगर हम कुछ कोण पे झुका दें, यदि इसी को हम लिख दें कि यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो या कार्यरत हो। कितना कोण पर, यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर कार्यरत हो, यदि इस पृष्ठ को सपोज अगर हम ऐसे बना दें सपोज, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा हो इसको अगर हम ऐसे दर्शा दें, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है, अगर इसका अल्पांश, इस पूरे का क्षेत्रफल ए हो गया और ये तो वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, और अगर यहाँ से इसका अल्पांश खंड काट दें तो ये डेल हो गया, डेल ए हो गया, और इसको अगर हम डेल ए को अगर मान लें कि यही डेल ए जो है इसके साथ थीटा कोण बना रहा हो, तो इसी डेल ए का यह क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, तो डेल ए कॉस थीटा, माने डेल ए कॉस थीटा। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो, कुछ अगर इस पृष्ठ को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, पहले इसको हम ऐसे रखे थे, अब इसको थोड़ा सा झुका दें, तो जब झुका देंगे तब थीटा कोण झुका देंगे, तब यही हम लोगों का सूत्र बन जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए और कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ से 2-3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पूछी क्या जाती हैं, तो पहली चीज यहाँ से पूछी जाती है कि वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम कब होगा और न्यूनतम कब होगा। तो यहीं पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, यदि थीटा बराबर जीरो, तो इसी को लिखेंगे फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए और कास जीरो, और कास जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए। इतना हो जाएगा जब थीटा का मान हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो दूसरी कंडीशन, जब थीटा बराबर 90 रखेंगे तो फाई ई बराबर ई इंटू डेल ए और कास 90, और कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, तो फाई ई बराबर 0। अर्थात हम लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि किसी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के दिशा, यानी कि उसके अनुदिश रख दें, उसके दिशा में रख दें, तो उस कंडीशन वैद्युत क्षेत्र से यानी कि लंबवत रख दें तो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा, और यदि उसी के अनुदिश रख दें तो सबसे ज़्यादा वैद्युत फ्लक्स का मान होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स में जितना अधिक पृष्ठ आएगा उतना ही अधिक, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखेंगे और जितना ही अधिक पृष्ठ अगर उसको कवर करेगा उतना ही अधिक वैद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोगों ने देखा कि वैद्युत फ्लक्स
का सूत्र इतना होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स के सूत्र को हम लोग याद रखेंगे कि फाई ई बराबर ई इंटू ए, चाहे ई इंटू डेल ए। अब देखेंगे इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा क्या होता है, ये पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि वैद्युत जो फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालेंगे तो हम लोगों के पास सूत्र है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए, चाहे डेल ए। अब देखिए इसका मात्रक निकालेंगे तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका मात्रक हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इसका मात्रक होता है न्यूटन और प्रति, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पर पढ़ा था कि E इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है, तो एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू का मात्रक कूलाम, तो E का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम और A जो है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसी को कहेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक न्यूटन, यानी कि एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, किलोग्राम, और उसके बाद से मीटर और बटे में सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए ऊपर एक मीटर स्क्वायर और है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर का गुणा कर देंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, और नीचे कूलाम है तो कूलाम को हम लोग क्यू बराबर आई टी लिखते हैं, आई का मतलब एम्पियर और टी का मतलब सेकंड, तो इसको लिख सकते हैं सेकंड आई इंटू एम्पियर। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर क्यू बटे में सेकंड क्यू इंटू एम्पियर, इतना हो जाएगा इसका मान। अब देखिए इसका बीमा भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। आपको इसी को जानना है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, और इसे हम किलोग्राम मीटर क्यूब बटे में सेकंड क्यू इंटू एम्पियर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और इसकी बीमा अगर दर्शाएंगे तो किलोग्राम के लिए हम बीमा में क्या लिखते हैं, कैपिटल एम, मीटर के लिए लिखते हैं एल और एल का 3, और नीचे देखिए सेकंड है तो सेकंड जब ऊपर चला जाए तो सेकंड माइनस 3, यानी कि टी का -3, और ए ऊपर चला जाएगा तो ए इनवर्स, यानी कि ये बीमा हो गई और ये मात्रक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग सीधे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है कि गॉस का प्रमेय या गॉस का प्रमेय क्या है, तो पहले आप इसको नोट करें। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय या गॉस का प्रमेय, गॉस का भी प्रमेय इसको कहते हैं, ऐसे लिख देते हैं गॉस का प्रमेय, दोनों एक ही चीज है। एक साइंटिस्ट है उसी के नाम पर, उसका नाम था गॉस, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, उसी के नाम पर उसको हम लोग गॉस संक्षिप्त में कह लेते हैं, और उसने एक नियम दिया था जिसको गॉस का या गॉस का प्रमेय कहते हैं। तो देखिए गॉस का प्रमेय क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं के माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वही, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर स्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है, यानी फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन0। इसी को हम कहते हैं कि यही जो आपका सूत्र बना, इसी को हम गॉस का प्रमेय या गॉस के प्रमेय के लिए जो सूत्र है। अब देखिए इसको हमें प्रूफ करना है, इसकी उपपत्ति हमको करनी है कि उपपत्ति इसकी कैसी होगी। तो इसकी उपपत्ति हम लोग निकालेंगे कि उपपत्ति इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज और इसमें थोड़ा सा जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स जो है एक प्रकार की अदिश राशि है। तो वैद्युत फ्लक्स जब एक प्रकार की अदिश राशि है, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेंगे कि इसकी उपपत्ति, इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे।
तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φe उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। यदि हम मान लेते हैं कि यह कोई एक पृष्ठ है, सपोज यह कोई एक पृष्ठ है, कैसा भी पृष्ठ हम लोग मान सकते हैं, यह एक पृष्ठ है और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर हम मान लें कि A है और इसके भीतर कहीं पर कोई बिंदु A है जहां पर +Q आवेश रखा गया है और इससे r मीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से r मीटर की दूरी पर इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु P, यह बिंदु P है यहाँ, और यहाँ अल्पांश खंड एक हम काट लें इतना, सपोज ये हमने अल्पांश खंड काटा। सपोज करिए यह पूरा पृष्ठ जो है इसका क्षेत्रफल A है और इस पर एक हमने अल्पांश खंड काटा, तो इस अल्पांश खंड का सपोज जो क्षेत्रफल होगा ये कुछ ऐसे इतना, और इसकी जो यहाँ से जो दूरी है वो कितनी है, r है। यहाँ ये जो क्षेत्रफल हमने काटा है इसका ये जो है डेल A है, ये क्षेत्रफल कितना है, डेल A। तो यह क्षेत्रफल जो है डेल A है। जब यह क्षेत्रफल डेल A है तो अब हम लोगों को इससे कुछ चीजें ज्ञात करनी है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि माना कोई पृष्ठ A जिसके भीतर किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है, यदि हम मान लें कि माना किसी पृष्ठ A के अंदर स्थित किसी बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है जिससे r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P जिसका अल्पांश खंड डेल A, हमने कहा कि इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल A और इसका जो अल्पांश खंड हम इतना काट लिए हैं इसका जो क्षेत्रफल है डेल A है, और इस डेल A का अगर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो ये अभिलंबवत बाहर की ओर डेल A वेक्टर होगा, और वैद्युत क्षेत्र अगर इससे निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे, यानी कि हमेशा समानांतर ऐसे गुजरेगा, तो ये वैद्युत क्षेत्र आपका E हो गया। और यह डेल A E के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो आप जानते हैं कि जब डेल A इस E के साथ थीटा कोण बना रहा है तो इस पर यानी कि क्षैतिज घटक इसका कितना हो जाएगा, तो डेल A cos थीटा। तो वही चीज हम लिखे हैं कि जिसका अल्पांश खंड डेल A जो वैद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। अतः हम लोग अब ज्ञात करेंगे कि इस +Q आवेश के कारण r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P, यानी कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर, कहीं हम लोग सूत्र पढ़े होंगे पीछे कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग पिछले वीडियो देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q बट्टे में r², ये सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा वही चीज, क्योंकि यहाँ पर +Q आवेश है और इसकी दूरी r है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना हो गया, इतना। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोगों ने इतना निकाल लिया, अतः डेल A से, यानी कि अल्पांश खंड डेल A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि फाई E बराबर क्या निकला था हम लोगों का, तो फाई E बराबर E इंटू डेल A। यदि वहां कोण थीटा बन रहा था तो यहाँ पर क्या हो रहा था, E इंटू डेल A और काश थीटा। तो देखिए यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो डेल A काश थीटा हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। अब देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा फाई E बराबर, E का मान हम यहाँ से उठा करके रख रहे हैं 1/4πε0 और Q बटे में r², ये तो टोटल E का मान अभी रखे हैं, और इंटू डेल A और इंटू काश थीटा, इतना चीज हो गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, पीछे कहीं हम लोग पढ़े हैं घनकोण, और घनकोण के लिए हम लोग एक सूत्र निकाले थे कि घनकोण डेल ओमेगा या डेल्टा ओमेगा बराबर
ये निकला था डेल ए कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर। और इतने को ही हल करने पर अगर एक पूरे पृष्ठ की कल्पना हम कर लें कि पूरा पृष्ठ हो जाए तो इसी डेल ओमेगा या इतने के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई भी लिख सकते हैं। तो खैर चलिए इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, चाहे इसको समझते रहिएगा। अब देखिए, तो अब इसी में जो डेल ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर है उसको हम लोग क्या लिख देंगे, डेल ओमेगा। तो यही हम लोग को मिल जाएगा फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर है क्यू, और उसके बाद से क्यू हो गया। और देखिए डेल ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर को कितना लिख दें यहाँ पर, तो इसको लिख दे रहे हैं डेल ओमेगा। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि यदि संपूर्ण पृष्ठ की कल्पना कर लें, ये तो अल्पांश खंड से गुजरने वाला था ना, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण पृष्ठ मान लें, संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ के लिए बल्कि लिख रहा हूं कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिख देंगे तो पूरे का अगर मान निकालेंगे तो इस डेल ओमेगा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 पाई। ये पिछले वीडियो में घनकोण में समझे होंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इंटू डेल ओमेगा के जगह पर लिख दे रहा हूँ 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, क्यू, और नीचे बचेगा एप्सिलॉन 0। तो यही चीज हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को हम लोगों को प्रूफ करना था कि क्या होगा। तो हम लोगों ने इसका डेरिवेशन करके निकाला कि गाउस के प्रमेय में फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गाउस का प्रमेय किसे कहते हैं, उसके लिए सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये था गाउस का प्रमेय। अब एक चीज और इसी में मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा कि यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, यदि किसी पृष्ठ से, इसी में थोड़ा सा जान लीजिए, यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तो उस वैद्युत फ्लक्स के मान को, तो उसका वैद्युत फ्लक्स, यानी कि यदि कोई यह पृष्ठ है और इससे वैद्युत बल रेखाएं अगर मान लीजिए कैसे निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स को पॉजिटिव मानेंगे, और यदि इसमें आ रही हो वैद्युत बल रेखाएं तो वैद्युत फ्लक्स को निगेटिव मानेंगे। तो आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है। तो जब वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो निगेटिव, और उसे निकलती हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि गाउस का प्रमेय क्या है। अब पिछले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग, और यहाँ से एक क्वेश्चन या इस पर आपको आंकिक प्रश्न बनाने के लिए पूछता है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या हैं। 5 प्रकार से इसके अनुप्रयोग हैं, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आप बने रहिए MS टीम एजुकेशन के साथ। पुनः हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।